Okay, so let's start our session. In previous class, previous session, we are already discussed about the methodology, methods of the cyber forensics. And today class, we are going to discuss about the forensic readiness. Now, forensic readiness होता क्या है? सबसे पहले ये समझ लो. दिस इज यू कैन से दैट दिस इज अ टेक्निक जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोसीजर है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कम लो कॉस्ट में हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कम टाइम के अंदर एविडेंस आप कितना कलेक्ट कर सकते हो, इफेक्टिव वे में आप अपनी फॉरेंसिक्स को कंप्लीट कर सकते हो. दिस प्रोसीजर इज बेसिकली डन बाय द फॉरेंसिक रेडीनेस. तो फॉरेंसिक रेडीनेस रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी to make optimal use of digital evidence in a limited period of time and with the minimal investigation cost. ये क्या होता है बेसिकली कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कम से कम उसका यूज करके डिजिटल एविडेंस जो ओरिजिनल एविडेंस है उसका यूज करो, लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको यूज करो एंड ज्यादा से ज्यादा उसमें कम कॉस्ट के साथ क्या करो, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर दो और ज्यादा ज्यादा रिजल्ट निकाल दो. तो ये आपकी बताती है फॉरेंसिक रेडीनेस प्रोसेस. अब रेडीनेस के कुछ बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या है, जैसे कि फास्ट होता है एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन विद द मिनिमल ब्रेकडाउन ऑफ द बिजनेस. आपका जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, रेडीनेस अगर आप यूज करते हो तो काफी तेज हो जाती है. इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लियर के साथ होगी कंप्लीटली. ब्रेकडाउन्स बहुत कम आते हैं बिकॉज आप ऑलरेडी उन चीजों से ऊपर उठ चुके हो, तो आपका जो कंप्लीट एक बिजनेस है वो काफी हद तक अच्छा हो जाता है. Provide security from cyber crimes such as intellectual property theft, fraud and extortion. ये आपको सिक्योरिटी लेवल्स प्रोवाइड करती है, अलग अलग तरीके सिक्योरिटी लेवल्स बताती है जिसमें आप साइबर क्राइम से होने वाले अलग अलग टाइप के क्राइम, दैट इज जस्ट लाइक थेफ्ट, फ्रॉड या एक्सटॉर्शन टाइप के जितने भी आपके क्राइम्स हैं उनसे आप बच सकते हो. ऑफर्स स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज of evidence that reduce expense and time of an investigation. ये क्या करती है, आपको ऑफर करती है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज एविडेंस को क्रिएट करो, यानी आप एविडेंस जो क्रिएट करो वो एक स्टोरेज सिस्टम के अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट करो जिसमें आपके रिड्यूस एक्सपेंसेस हो, कम से कम एक्सपेंस लगे हो एंड टाइम भी कम लगा हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान. इम्प्रूव्स लॉ एनफोर्समेंट इंटरफेस. जो आपके लॉ एनफोर्समेंट, अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इंटरफेस को इम्प्रूव करती है जिसमें वो इफेक्टिव वे में काम कर पाते हैं. इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एविडेंस रिलेटेड टू द पोटेंशियल क्राइम. यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर एविडेंस को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है इफ यू आर यूजिंग अ रेडीनेस प्रोसेस. Proper uses of evidence for positive outcome of any legal charges. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास, आप जो भी आपके पास एविडेंस है आप उसका प्रॉपर यूज कर पाते हो जिससे आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, रिजल्ट जो है आपके पॉजिटिव में आता है. कब? जब आप कोई भी लीगल एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हो. हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन यूज द डिजिटल एविडेंस इन इट्स ओन डिफेंस. ये आपको क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुद से डिफेंस कर सके डिजिटल एविडेंस को प्रोटेक्ट करने में. ब्लॉक द अटैकर्स फ्रॉम कवरिंग देयर ट्रैक्स. ये जो अटैकर्स अपने ट्रैक्स को कवर कर लेते हैं, लाइक एनोमनिटी जो क्रिएट करते हैं, उस एनोमनिटी को रोकने का काम करती है फॉरेंसिक रेडीनेस. limits the cost of regulatory and regulatory or legal requirement for disclosure of data. यहाँ पे क्या है कि आपको एक लिमिट ऑफ कॉस्ट बता देती है कि आपको कितनी चीजें यूज करनी है और कितनी देर तक यूज करनी है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और कितना उसके अंदर डेटा निकलने वाला है आपका. नाउ अवॉइड सिमिलर अटैक इन फ्यूचर. जो भी इससे रिलेटेड आपके सिमिलर अटैक फ्यूचर में होने वाले हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या उनको अवॉइड करता है. बढ़िया. नेक्स्ट है फॉरेंसिक रेडीनेस प्लानिंग. अब देखो फॉरेंसिक रेडीनेस प्लानिंग किस तरीके से आप करोगे इसको, तो उसको प्लान कैसे करना है, लेट्स वी डिस्कस. Forensic readiness planning refer to a set of processes required to achieve and maintain forensic readiness. तो इस केस में होता क्या है, सबसे पहला है आपका identify the potential evidence required for an incident. जो भी आपने एविडेंस, जिस आप इंसिडेंस प्लेस पे गए हो वहां पे आपको एक पोटेंशियल एविडेंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. डिटरमाइन द सोर्स ऑफ एन एविडेंस. जो भी आपका एविडेंस है उससे पता करो, डिटरमाइन करो कि कहां से मिल सकता है हमें. दूसरा, सोर्स से मतलब सोर्स पॉइंट को आइडेंटिफाई करो. नेक्स्ट क्या है, डिफाइन अ पॉलिसी दैट डिटरमाइंस द पाथवे टू लीगली एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विद अ मिनिमल ब्रेक.
यहाँ पे क्या है कि आपको एक पॉलिसी डिफाइन करो, जिस पॉलिसी का यूज करके आप एक पाथ रेडी करोगे और उस पाथ के थ्रू ही आप उस लीगली प्रोसीजर के साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो, या फिर अपने कब्जे में ले सकते हो, या फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं सीज कर सकते हो उसको, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं, या कम से कम आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। Establish a policy for securely handling and storing the collected evidence. ये इसके लिए एक पॉलिसी स्टोर करी जाती है, बनाई जाती है, जिसके तहत आप अपने जो एविडेंस है जो आपने कलेक्ट किया उसको आप स्टोर कर सकते हो और इजी तरीके से उसे आप हैंडल भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बताता है आइडेंटिफाई इफ द इंसिडेंट रिक्वायर्स फुल और फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी इंसिडेंट रिक्वायरमेंट है वहां पे तो उसको आइडेंटिफाई करना, जिसमें आप चाहे फुल इन्वेस्टिगेशन यूज करो चाहे फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यूज करो, ये आपके ऊपर आता है, या जिस टाइप की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वहां पे नीडेड है वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। ट्रेन द स्टाफ टू हैंडल द इंसिडेंट्स। आपको जो भी स्टाफ है उसको इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या करो, ट्रेन करो, यानी उनको सिखाओ। एंड प्रिजर्व द एविडेंस, अपने एविडेंस को कलेक्ट करना ही बताओ। नेक्स्ट, क्रिएट ए स्पेशल प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर। एक स्पेशल प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट करी जाती है जिसके थ्रू उसके डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट यानी कि रिटर्न किया जाता है एक पर्टिकुलर पेपर के ऊपर, जो उनकी फाइल्स होती है, केस स्टडी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश ए लीगल एडवाइजरी बोर्ड टू गाइड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। आपको क्या करना है, एक लीगल एडवाइजरी बोर्ड को इस्टेब्लिश करना होता है जो क्या करता है, जो भी आपको गाइड करता है वो कि आपको क्या क्या करना है और कैसे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। तो दिस इज अ प्लानिंग ऑफ फॉरेंसिक रीडीनेस। अगर आप फॉरेंसिक रीडीनेस मेथड यूज करते हैं तो उससे आपका जो एविडेंस है उसको इजीली कलेक्ट होता है और उसकी जो एक तरीके से कहें कॉम्प्लेक्सिटी रे बहुत लो हो जाती है, प्लस रिलायबिलिटी बढ़ जाती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट आपके कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एज अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। अगर आपके पास कोई फॉरेंसिक पार्ट ऐसा आता है जो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान में है, IRP के अंदर आता है, तो इसमें है क्या, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट दैट मे हैव occurred due to security breach in the system or a network। ये आपको बताता है इंसिडेंस प्लान कि अगर ऐसा कोई क्राइम हुआ है जिसमें आपका जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है किसी सिस्टम या नेटवर्क की, तो आप करोगे क्या। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला गोल है, गोल इज टू हैंडल द इंसिडेंट्स इन द वे दैट मिनिमाइज द डेंजर द डैमेज एंड रिड्यूस रिकवरी टाइम और कॉस्ट। हमें क्या करना है वहां पे सबसे पहला गोल हमारा ये है कि इंसिडेंट प्लेस का पाथ पता करो कहां से हुआ था, देन उसको उसके अंदर जो डैमेज हो उनको मिनिमाइज करने का ट्राई करो, प्लस जो या फिर रिड्यूस करने का ट्राई करो, रिकवर डेटा, जो भी डेटा वहां से लॉस्ट हो उसको रिकवर करने का ट्राई करो, प्लस कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेटा को विद लो कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट है रोल ऑफ एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोफेशनल इंक्लूड आइडेंटिफाई हाउ द ब्रीच अकर्ड, कैसे हुआ था, हाउ टू लोकेट द मेथड टू ऑफ ब्रीच, उन्होंने कौन सा तरीका यूज किया है उसको ब्रीच करने के लिए, एंड हाउ टू मिटिगेट द ब्रीच, और उस ब्रीच के लिए उसने वहां पे उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें इसकी, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एक लीगल प्रोसेस है कंप्यूटर फॉरेंसिक, इसमें फाइंड करते हैं और एनालाइज करते हैं एविडेंस को टू डिटरमाइन द कल्प्रिट, जिसको हम अपराधी बोल रहे हैं, बिहाइंड द इंसिडेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि अपराध किसने किया था और किया है तो उसको पकड़ने का ट्राई करते हैं। ठीक है, now organization often include computer forensics as a part of incident response plans so as track and prosecute perpetrators of an incident। ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंसिडेंट रिस्पांस प्लान का यूज करते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, रेमेडियल एक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर या प्रोसिक्यूटर कौन है या फिर आपका पर्टिकुलर परपेट्रेटर कौन है, कल्प्रिट कौन है, उसको पकड़ पाते हैं। ठीक है, या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास नीड ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। अब बात कर लेते हैं, अभी तक हमने एक प्रोसेस की बात करी दैट इज अ फॉरेंसिक रीडीनेस, एंड उसके हमने वो भी देखा कि उसकी प्लानिंग कैसे करनी है और इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या हो सकता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज अ नीड ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। हमारे पास जरूरत क्यों है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स की, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। सो उस केस में क्यों जरूरत है, क्योंकि हो सकता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करनी हो या साउंड एविडेंस इन हैंडलिंग करनी हो या इंसिडेंट्स हैंडलिंग एंड रिस्पांस देना हो, यानी कि वही वाला है कौन सा आपका
इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग जो करते हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, अपने जो उसके पास एक्सपीरियंस है या स्किल्स है उनके बेसिस पे हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। किस लिए हेल्प करती है? इन्वेस्टिगेट करने में और प्रोसिक्यूटर की तरफ से पर्पेट्रेटर ने जो भी क्राइम किया है उसको पकड़ने में, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। साउंड एविडेंस हैंडलिंग के अंदर क्या होता है? इफ अ टेक्निकली inexperienced person examine the computer involved in a crime, अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि आपका प्रोफेशनल नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और वो पर्सन आपका क्या करता है, उस टेक्निकल मतलब एक तरीके से उस कंप्यूटर या उस सिस्टम या उस एविडेंस को एनालाइज करता है, so it will almost certainly result in rendering and any evidence found in admissible in the court of law। तो हो सकता है कि उस केस में जो आपका रिजल्ट है वो आपका रन ही होता रहे, एक्चुअल रिजल्ट ना निकल के आए, है ना। एंड जो उसका पर्टिकुलर हो सकता है कि कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसको आपका सबमिट भी ना किया जाए या ऑथेंटिकेटेड ना माना जाए। Incidents handling and response. Forensic investigator help organization to maintain forensic readiness and implement effective incidents handling and response team। ये आपको बताता है कि आपको किस तरीके से एक अच्छी रिस्पॉन्स टीम बनानी है जिसकी हेल्प से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द नीड ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अलग अलग जगह पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की, वो एक बार देख लेते हैं। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, सो अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। किस टाइप के? जैसे कि डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एनी डैमेज डन ड्यूरिंग द क्राइम, पता लगाना कि उस क्राइम सीन पर जब भी कुछ क्राइम हुआ है, वहां पे इंसिडेंस प्लेस पे कोई क्राइम हुआ तो वहां पे क्या क्या चीजें डैमेज हुई है। रिकवर डेटा ऑफ इन्वेस्टिगेटिव वैल्यू फ्रॉम कंप्यूटर इन्वॉल्व इन क्राइम, रिकवर करना है डेटा इन्वेस्टिगेटिव वैल्यूज की, प्लस उसके इन्वेस्टिगेटिव वैल्यूज आपको वहां पे करनी है जिसमें कंप्यूटर्स के अंदर से निकालोगे जो कि इन्वॉल्व है किसके अंदर, क्राइम के अंदर। गैदर्ड एविडेंस इन ए फॉरेंसिकली साउंड मैनर, आप एविडेंस को गैदर करते हो जिसमें आप फॉरेंसिक्स मेथड्स का यूज करोगे। इंश्योर दैट द एविडेंस इज नॉट डैमेज इन एनी वे, इसकी आपको रिलायबिलिटी रखनी है, प्लस उसको सिक्योर रखना है एविडेंस को कि कोई भी पर्सन उसे क्या ना कर दे, डैमेज ना कर दे किसी तरीके से। क्रिएट एन इमेज ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस विदाउट टेम्परिंग विद इट टू मेंटेन द ओरिजिनल एविडेंस इंटेग्रिटी, जो ओरिजिनल एविडेंस की इंटेग्रिटी है उसको बिना गवाए हुए आप क्या करते हो, सबसे पहले उसके एक क्लोन बना देते हो जिस क्लोन के साथ आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट आप वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइड्स द ऑफिशियल्स in carrying out the investigation. At time it is required that the forensic investigator produce an evidence describing the procedures involved in its discovery। यहाँ पे क्या है कि एक गाइड को हम फॉलो करते हैं जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक ऑफिशियल गाइड्स को फॉलो किया जाता है जिसमें होता क्या है बेसिकली कि उसके अंदर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का प्रोड्यूस वो किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, तो कैसे उसको फाइंड आउट किया, क्या क्या उसे वहां से मिला, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। reconstruct the damaged disk or other storage devices and uncover the information hidden on the computer। यहाँ पे क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है डैमेज डिस्क को जिसकी हेल्प से वहां पे क्या होता है आपके जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर से डेटा, हिडन डेटा या फिर नॉर्मल जो भी डेटा है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं, जिसे डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। एनालाइजेस द एविडेंस डेटा फाउंड, जो भी आपने एविडेंस निकाला है उसको आप एनालाइज करते हो, उसके अंदर से डेटा फाइंड आउट करोगे। प्रिपेयर द एनालिसिस रिपोर्ट, जो भी आपका आपको करना क्या है, एक प्रिपेयर करनी है एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ पर update the organization about the various attack method and the data recovery technique and maintain a record for them। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस अटैक से आपको अपडेट रखना है, उनको डेटा रिकवर करके देना है, टेक्निक बतानी है उनको, एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑन देम, जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है उनका क्या करोगे आप, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे फॉलोइंग अ वेरिएंट ऑफ मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंट रेगुलरली, जो कि आप ये काम किस बेसिस पे करते हो, रेगुलरली यानी कि डेली बेसिस पे हम करेंगे। Addresses the issue in the court of law and attempts
to win the case by testifying in court. यहाँ पे एड्रेस किया जाता है जो भी इशू था वो कोर्ट के अंदर, एंड अटेम्प्ट हम ट्राई करते हैं विन करने का केस को किसके बेसिस पे, टेस्टिफाई इन कोर्ट, जो भी हमारे पास हमने टेस्ट वहां पे तर्क अपने सबमिट किए हैं उनके बेसिस पे। तो दीज आर द टेक्निक जो कि एक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताती है किसकी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की, कि आपको क्या क्या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अगर आप बनते हो तो आपकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट मेक्स अ गुड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, कंप्यूटर फॉरेंसिक। अगर आप एक अच्छे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला, इंटरव्यूइंग स्किल टू गैदर मच इंफॉर्मेशन अबाउट द केस फ्रॉम विक्टिम, फ्रॉम क्लाइंट और विक्टिम, विटनेस और सस्पेक्ट। आपके पास इंटरव्यू स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको इन सब प्लेसेस से। रिसर्चिंग स्किल्स, आप रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए टू नो द बैकग्राउंड एंड एक्टिविटी pertaining to client और victim, witness and suspect। आपके पास रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें निकाल पाओगे, वहां से बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रोसेस चल रही है, किसने कितना क्या काम किया है ना, ये सारी चीजें। मेंटेन परफेक्ट एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट परफॉर्म एंड देयर रिकॉर्ड्स, आपको मेंटेन रखनी है उसकी एक्यूरेसी, जो भी आपने वहां से टेस्ट किए हैं उसके ऊपर परफेक्ट टेस्ट हुए हैं कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी आप ध्यान रखोगे एंड उसको रिकॉर्ड करके रखोगे। पेशेंस एंड विलिंगनेस टू वर्क अलोंग आवर्स, आपको क्या रखना है अपने अंदर, एक पेशेंस रखना है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप क्या कर सको, ज्यादा देर तक काम कर सको, और आपके पास जिज्ञासा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस है ना, ज्यादा देर काम करने की। एक्सीलेंट राइटिंग स्किल टू डिटेल फाइंडिंग इन द रिपोर्ट, आपके पास एक अच्छी राइटिंग स्किल होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप रिपोर्ट को बेटर वे में क्या कर सको, फाइंड आउट कर सको और उसके अंदर फिल कर सको सारी चीजें, ठीक है, यानी डेटा फिल, जो भी आपको एविडेंस मिल रहा है उसकी आप पूरी डिटेल्स वहां पे फिल कर सको रिपोर्ट के अंदर। Strong analytical skills to find the evidence and link it to the suspect, आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए जिसके बेस पे आप फाइंड आउट कर सको एविडेंस को, लिंक टू द सस्पेक्ट। दूसरा है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू एक्सप्लेन देयर फाइंड इन टू द ऑडियंस, आपको क्या करना है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सको कि जो जो चीजें आपको मिली हैं वो क्या है, और उनको आप लाइक प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी जिससे सब लोग आराम से समझ लें। बी अपडेटेड विद न्यू मेथोलॉजीज एंड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, आपकी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में उनसे आप अवेयर होनी चाहिए, प्लस जो भी उसकी मेथोलॉजी प्रोसेसेस हैं आपको वो पता होनी चाहिए कि अगर ये वाली टेक्निक यूज हो रही है तो इसके लिए प्रोसेस क्या लगेगी, राइट। नेक्स्ट, वेल वर्स्ड इन मोर देन वन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, लाइक आपको एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म चलाने आने चाहिए, समझ में आनी चाहिए, लाइक इंक्लूड विंडोज, मैनिटोश, या फिर आपका क्या होगा, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, हर टाइप के आपको विंडोज, हर टाइप के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने आने चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज की या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग आल्सो, सो हार्डवेयर की भी हो और सॉफ्टवेयर की भी हो, दोनों हो। develops and maintains contact with computing network and investigation professionals, आप डेवलप करो और बनाओ, क्या बनाओ, कांटेक्ट बनाओ कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग लोगों से, नेटवर्किंग अपने वो करो, स्ट्रॉन्ग करो, प्लस इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल्स हैं उनसे आपके कांटेक्ट अच्छे होने चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, पहली चीज, दूसरे आप एथिकल होने चाहिए, तीसरा आप लास्टिंग होने चाहिए ताकि आप काम कर सको। नेक्स्ट है आपके पास नॉलेज ऑफ द लॉ सराउंडिंग इन द केस, जो भी केस हुआ है उसमें कौन सा आपके पास साइबर लॉ यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको लॉज की नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस व्हेन डीलिंग विद इश्यूज दैट मोटिवेट एंगर, आपको जो ऐसे इश्यूज जो आपका एंगर मोटिवेट कर सकते हैं उनके साथ आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, उन इमोशंस के साथ अच्छी तरीके से, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपके जो वो है क्या कहते हैं एंगर, उसको मोटिवेट करना चाहे जिसकी वजह से आप कोई गलती कर दो। तो मल्टीपल डिसिप्लिन एक्सपर्टीज, मल्टीपल डिसिप्लिन एक्सपर्टीज रिलेटेड टू बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन
एक्सपर्टीज का यूज किया जाता है जो आपको हेल्प करते हैं क्रिमिनल और सिविल केसेस में। तो दीज आर द स्टेप जो कि आपको एक अच्छा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनाती हैं। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इश्यूज की बात करें, जैसे कि लीगल इशू हो गया या प्राइवेसी इशू हो गया, ठीक है, दो तरीके के आपके पास इश्यूज आते हैं। तो लीगल इश्यूज क्या है? डिजिटल एविडेंस इज अ क्रिटिकल इन नेचर, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, which makes it susceptible to change during the course of investigation process, rendering it rejectable in the court of law. तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप देख लो, लीगल इशू ये बन सकता है। लीगल सिस्टम डिफर फ्रॉम वन jurisdiction to the other, which makes the task of an investigator difficult, as different legal system have different rules to acquiring, preserving, investigating and present the data digital evidence in the court. आप जो भी डिजिटल एविडेंस सबमिट कर रहे हो वो जुरिडिक्शन के लीगल प्रोस्पेक्टिव व्यू से बना होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, प्लस तो आपकी प्रिजर्विंग, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, एक्वायरिंग प्रोसेस, सब कुछ आप उस प्रेजेंटेटिंग प्रोसेस या प्रेजेंटेशन प्रोसेस दैट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, और उसके अंदर कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसके वजह से लीगल इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट, एवरी लीगल सिस्टम हैज a slightly different approach towards the issue related to authenticity, reliability and completeness. यहाँ पे क्या होता है, हर बार एवरी लीगल, हर जो भी आपका लीगल इशू है, वो लीगल इशू किसी भी सिस्टम से, लीगल इशू सिस्टम जो एक लीगल इशू सिस्टम है, ये हर बार डिफरेंट होता है, लेकिन रिलेटेड टू, जिसमें अलग अलग टाइप के, लाइक ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, रिलायबिलिटी की हो सकती है या कंप्लीटनेस की हो सकती है। The approach of investigation differ and involves with changes in the technology. जो इन्वेस्टिगेशन अप्रोच है उसमें कुछ ना कुछ डिफर होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं नए नए चेंजेस टेक्नोलॉजीज के, एंड द लीगल सिस्टम माइट नॉट एड्रेस दीज टेक्निकल एडवांस। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका हमारा जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस आपकी यूज करेंगे उनको हम यहाँ पे नहीं करते हैं ऐड, ठीक है। माइट द लीगल सिस्टम्स माइट नॉट एड्रेस दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टेक्निकल जो भी चीजें यूज हो रही है उनका एडवांटेज लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर प्रोसेस आती है तो आप तब भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। प्राइवेसी इश्यूज में क्या आता है, व्हेन रिट्रीविंग एविडेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर electronic device, investigators must have caution to avoid changes या charges against unlawful searches, seizure, it is they need to be in compliance with the fourth amendment of the US Constitution. जो आपका फोर्थ अमेंडमेंट है किसका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेसी इशू क्रिएट होता है, क्योंकि वो बताता है फोर्थ अमेंडमेंट के अंदर प्राइवेसी सर्च वारंट का इशू क्रिएट होता है कि अगर आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, वारंट नहीं है, तो आप वहां पे सर्च नहीं कर सकते, या कई बार सर्च वारंट होता है और वो जो चीज है वो आपकी डाटा सिक्योरिटी उसकी है, तो आप वहां पे नहीं सर्च कर सकते। When dealing with the evidence related to the internet uses, कई बार ऐसा होता है कि एविडेंस आपका इंटरनेट यूजर्स का है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं प्राइवेसी की। इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट नॉट बी अदर यूजर्स ऑमिटी while determining the identify of the few involved in legal activities। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है फिलहाल, कि अगर कोई भी इशू जो है, कोई भी रिलेटेड एविडेंस जो है वो आपका इंटरनेट यूजर्स का है, वहां पे प्राइवेसी इशू सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो ये थे आपके इश्यू जो क्रिएट होते हैं। एंड दिस इज अवर लास्ट वन, जिसमें हमारे पास क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या हो सकते हैं एंड किस तरीके का नहीं होना चाहिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स आर द प्रिंसिपल स्टेटेड to describe the expected behavior of an investigator while handling a case। कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है कि आपका एक एथिक्स मैनर क्या है, कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो और केस को हैंडल कर रहे हो तो आप किस तरीके के अपने एथिक्स को फॉलो करते हो। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर शुड बी, कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो पहला है परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन अ वेल नोन स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जो आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता है अच्छे तरीके से, उन्हीं का यूज करके आप इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करोगे।
परफॉर्म असाइन टास्क विद हाई कमिटमेंट एंड इंटेलिजेंस, यानी कि स्ट्रगल करके, यानी कि अगर आपको जो भी जो हाई असाइन टास्क जो भी आपको परफॉर्म टास्क दिए गए हैं, असाइन टास्क परफॉर्म करने के लिए, उनको आप करो जिसमें आप हाई कमिटमेंट करो, जिसकी हेल्प से आप उसको अच्छे स्ट्रगल करके फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब केस को सॉल्व कर पाओ। एक्ट विद एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स, इस तरीके से काम करो कि आप एथिकल भी रहो एंड जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो भी ना खराब हो। Examine the evidence carefully within the scope of agreement, जो agreement का scope है उसके अंदर ही रह के आपको evidence को क्या करना है, carefully examine करना है। Ensure integrity of the evidence throughout the investigation process, आपको इंश्योरिटी रखनी है कि इंश्योर इंटीग्रिटी, अच्छा इंटीग्रिटी आपको इंश्योर रखनी है कि एविडेंस जो है आपका वो कहीं पे भी थ्रो आउट ना हो जाए, किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में खराब ना हो जाए, है ना। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद फेडरल स्टेटस या फिर आपका स्टेट स्टेटस या फिर आपका एंड लॉ, लोकल लॉ एंड पॉलिसीज, आपको जो भी अपने एक्ट आप यूज करोगे वो इन लॉज एजेंसीज के अकॉर्डिंग ही आप क्या करने वाले हो, यूज करोगे। टेस्टिफाई हॉनेस्टली बिफोर एनी बोर्ड कोर्ट ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग, जो भी आपका सबमिट करने वाले हो आप अपने कोर्ट में जो भी एविडेंस, उसका सबसे पहले आप एक टेस्ट निकाल के देख लो, मतलब एक टेस्ट करके देख लो कि किस तरीके से आपको उसे करना है। तो ये होते हैं कि इस तरीके का आपका कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। अब कैसा नहीं होना चाहिए भी समझ लो। रिफ्यूज एनी एविडेंस बिकॉज दे मे कॉज फेलियर इन केस, ऐसा नहीं है कि एविडेंस में जो केस है उसको फेल कर देगा एविडेंस तो इसको हटा दिया, ऐसा ना करे वो। एक्सपोज कॉन्फिडेंशियल मैटर्स विदाउट हैविंग एनी ऑथराइज्ड परमिशन, ऐसा भी ना करे कि ऑथराइज्ड परमिशन नहीं है बट उसका जो एविडेंस है उसको एक्सपोज कर दे रहा है। एक्सीडिंग असाइनमेंट्स बियॉन्ड हिज और हर स्किल्स, जो असाइनमेंट्स है उनको अपनी स्किल से ज्यादा बाहर कर रहा है ना, ये नहीं कि अपने जितना है उतने में कर लो। परफॉर्म एक्शन दैट सिग्निफिकेंटली लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म करे उसे सिग्निफिकेंटली लीड्स के अकॉर्डिंग करे, ऐसा ना हो कि उसके अंदर अपने इंटरेस्ट की वजह से उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे, ऐसा ना करता हो। प्रेजेंट द ट्रेनिंग क्रेडेंशियल्स एंड एसोसिएशन मेंबरशिप इन अ रॉन्ग वे, ये नहीं कि जो भी वहां पे ट्रेनिंग ले रहा है जो पर्सन या फिर उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं या अपनी जो मेंबरशिप है उसका गलत तरीके फायदा ना उठाता हो। प्रोवाइड पर्सनल और प्रीजुडिक्टेड ओपिनियंस, ओके, अपने पर्सनल ओपिनियंस को बाहर रखे। प्रिजर्व एनी एविडेंस रेलेवेंट टू द केस, ऐसे एविडेंस को सबमिट ना करता हो, मतलब ऐसा ना हो कि उनको सबमिट ही ना करे जो उससे रिलेवेंट करते हो या रिलेवेंट ना हो, है ना। तो मेक श्योर कि आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो इस टाइप की एक्टिविटीज ना करे। तो दिवाकर, दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द, ये क्या रिजर्व है प्रिजर्व है सर, लास्ट वाला 7th पोज कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर? ये रिजर्व है, अच्छा, रिजर्व एनी एविडेंस रिलेवेंट टू द केस, है ना। तो ऐसा ना हो कि पहले वो एविडेंस को क्या ना करे, मतलब आपका रिजर्व करके ना रखता हो कि जो उससे रिलेटेड है तब भी ना दिखा रहा हो, है ना, ऐसी चीजें ना करे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल जो आपको जानना जरूरी था फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। अब हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन में अपनी प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला आपका पार्ट क्या आता है कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कोई भी सिस्टम मिलता है ऑन द इंसिडेंट प्लेस, तो आपकी सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए। तो इसमें अलग अलग टाइप की स्टेप्स बनती हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है मे बी आपका जो सिस्टम है वो आपका ऑफ कंडीशन में हो, मे बी वो सिस्टम आपका किस में हो, ऑन कंडीशन में हो, ठीक है। सो अगर वो सिस्टम जो है वो आपका ऑन कंडीशंस में है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी इमेज फाइल क्रिएट करनी होती है। लेकिन इमेज फाइल क्रिएट करने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा एंड दैट इज टू चेंज द पासवर्ड ऑफ दैट करंट सिस्टम स्टेट। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उस केस में क्या होगा कि इमेज फाइल क्रिएट करते टाइम पे हो सकता है उस सिस्टम में लॉक लग जाए, जिसकी वजह से आप वो सिस्टम लॉक हो जाए और आप उसकी इमेज भी कंप्लीटली क्रिएट ना कर पाओ, ठीक है।
तो इस केस के लिए हम सबसे पहले आई होप सो कि आपने ये चीज शायद पहले कभी पढ़ी हो, जिसमें आपने सिस्टम पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसीजर शायद पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोसीजर्स देखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम्स के पासवर्ड को क्रैक करके उनके इमेजेस को क्रिएट कर पाते हैं ऑन द ऑनलाइन बेसिस। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखो सबसे पहले आप प्रोसेस समझो कि जब भी आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर आपको इंसिडेंट प्लेस पे आप गए और वहां पे आपको एक एविडेंस मिलता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है, दैट इज अ लैपटॉप समथिंग या डेस्कटॉप है। तो उसकी दो स्टेट हो सकती हैं, या तो पहली स्टेट होगी कि मे बी दैट सिस्टम इज ऑन द लॉक स्टेट, यानी कि ऑफ स्टेट में है, या फिर वो ऑन स्टेट में हो सकता है। अगर वो ऑन स्टेट में है तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा कि आप उसके लिए एक क्लोन फाइल यानी कि उसकी एक इमेज फाइल क्रिएट करो। लेकिन अगर आप इमेज फाइल क्रिएट कर रहे हो और उस टाइम पे उस सिस्टम लॉक हो जाता है बाय एनी चांस, या हो सकता है ऑटोमेटिक लॉक लगाओ जिसके वजह से सिस्टम लॉक हो जाए और फिर उसके बाद वो पासवर्ड आपको क्रैक करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि लॉक होने से पहले ही हम उसका क्या करें, पासवर्ड चेंज कर दें, ताकि तो ऑन द हम ऑन स्टेट हम उसके पासवर्ड्स के अंदर कोई भी फाइल्स के अंदर किसी भी टाइप के फिर चेंजेस आराम से कर सकते हैं। इवन एंड वी कैन क्रिएट अ क्लोन फाइल आल्सो वेरी इजीली। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपके पास ओएस बाईपासिंग प्रोसीजर आता है। इसमें दो तरीके के प्रोसीजर यूज करते हैं, एक तो होता है ऑनलाइन प्रोसीजर, एक होता है ऑफलाइन प्रोसीजर। ठीक, ऑनलाइन प्रोसीजर ये होता है कि फर्स्टली यू नीड टू क्रैक द पासवर्ड एंड देन यू विल गेट द फाइल्स फ्रॉम देयर। तो इसे कहते हैं ऑनलाइन प्रोसीजर, जिसमें हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज द एरर जनरेशन मेथड, एंड इट इज द मेथड टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द सिस्टम लोड्स द फाइल फ्रॉम द बूट मैनेजर। तो आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हो। दूसरा ऑफलाइन प्रोसीजर में क्या है, वी डोंट need to generate an error, we just directly bypass that OS and after that we can get the file without cracking the password. So हम दोनों प्रोसीजर करके देखेंगे कैसे कैसे करना है, जैसे हम विंडोज के ऊपर और लिनक्स के ऊपर दोनों के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन मेथड में यह आता है कि अगर आपका सिस्टम ऑन मिल गया तो when you need to crack or bypass the password, change the OS login password when the system is in up condition on the investigation time and you don't need and you do not know the current password and आपको उसका current password नहीं पता। So it works on the basis of like Windows के ऊपर सब में चलता है, even and this is working on a Windows 10 also, लाइक अल्टीमेट प्रोफेशनल जितने भी आपके वर्जन है विंडोज के सबके अंदर ये आपका काम करता है। कैसे करना है, सो लेट्स सी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय अनदर मशीन दिस स्क्रीन सो यू विल सी द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके ओके, सो सबसे पहले हम इस प्रोसीजर को यूज करेंगे ऑन द विंडोज 7, देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ टू चेंज द पासवर्ड इन विंडोज 10 आल्सो, राइट। तो सबसे पहला प्रोसीजर है लाइक सपोज दैट दिस इज माय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मुझे इंसिडेंस प्लेस पे मिला है एंड दैट इज द डिवाइस इज हैविंग अ विंडो दैट इज विंडोज 7 एंड इज दिस डिवाइस इज ऑन द is basically on the on state यानी कि रनिंग स्टेट पर। ठीक है, तो फर्स्टली यू नीड टू चेंज द पासवर्ड। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली जाऊँ ऑन द सर्च और यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक पासवर्ड, ठीक है, तो चेंज योर विंडोज पासवर्ड, जस्ट क्लिक ऑन दैट। मैं यहाँ से जाता हूँ, कहता हूँ चेंज द पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में आपसे सबसे पहले कहेगा प्लीज फिल द करंट पासवर्ड, बट यू डोंट नो द करंट पासवर्ड, राइट। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे अगर करंट पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप क्या करो, अपने एक्सप्लोरर पे जाओ, जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन करो, उसकी जो कंप्यूटर लिखा हो या दिस पीसी लिखा हो उस पर राइट क्लिक करना एंड राइट क्लिक करके जस्ट गो टू द मैनेज। एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको करना क्या है, दिस पीसी या कंप्यूटर या माई कंप्यूटर जो भी यहाँ पे लिख के आ रहा हो उस पे राइट क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक टू द मैनेज ऑप्शन। मैनेज पे क्लिक करते आपको यहाँ पे जाना है जिसमें आपके लोकल यूजर्स एंड ग्रुप की प्रिविलेजेस हों। ठीक है, तो लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स आपको मिलेंगे। उन लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स के अंदर आपको यूजर्स एंड ग्रुप्स मिलेंगे, उसमें आपको किस पे जाना है, यूजर सिलेक्ट करना है अपना। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट द यूजर। यूजर में आपको जिसका पासवर्ड चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। इवन एंड यू कैन चेंज द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आल्सो। तो आप यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बट एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट हैविंग अ पासवर्ड राइट नाउ एंड माय यूजर जो कि मेरे पास ये वाला है जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ है, दैट इज हैविंग अ पासवर्ड।
So I'm just going to select the user and just right click on the username and just click to set the password. मैंने क्या किया, just select the user, just right click on that and just click on set password. क्लिक करते ही आपसे कह रहा है यू आर लॉग्ड इन एज अ दिस यूजर, यू वांट टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ योर लोकल यूजर अकाउंट. मैंने कहा जी यस एंड जस्ट क्लिक टू प्रोसीड. प्रोसीड करते हैं, यहाँ से आपसे नया पासवर्ड मांग रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ न्यू पासवर्ड दैट इज अ इंटीजर नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. तो मैंने यहाँ पे 5 डिजिट्स का एक पासवर्ड दिया है एंड जस्ट क्लिक टू ओके. नाउ माय पासवर्ड इज सक्सेसफुली हैज टू चेंज्ड, सक्सेसफुली हैज बीन चेंज्ड. अब मेरे पास पासवर्ड चेंज हो गया. मैं इसको अगर जाके लॉग ऑफ कर देता हूं यहां से, ठीक है, और मैं दोबारा से यहाँ पे जाके कुछ भी पासवर्ड डालता हूं तो इट विल शो मी दिस इज द इनकरेक्ट पासवर्ड. बट मैंने जो वहां पे पासवर्ड डाला है अभी चेंज किया है ऑन द डेट्स ऑफ 5 इंटीजर्स. तो अगर मैं उनको पुट करता हूं तो इट विल गिव मी द एक्सेस. ये क्लियर हुआ विंडो 7 में कैसे करना है. अब सेम प्रोसीजर आप विंडो 10 में भी करते हो. देखो, अगर आप इंसिडेंस प्लेस पे जाते हो ऑन द इंसिडेंस प्लेस एंड यू विल गॉट एन evidence that is the electronic evidence such as a desktop or laptop something and the running OS that is the window 10 in that. So क्या करोगे उसके लिए, this is the same procedure, just open a file explorer जो भी है. अच्छा, विंडो 10 में अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड डालो, पहले तो ये देख लो, चेंज योर पासवर्ड करके ऑप्शन आता है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. क्लिक करते ही आपसे बोल रहा है कि आपको चेंज करना है, तो जस्ट आप पासवर्ड पे गए, ठीक है, एंड पासवर्ड पे आपने क्लिक किया तो आपसे कहेगा चेंज. मैंने कहा यस. इंटर करते आपसे कहेगा पहले करंट पासवर्ड डालो उसके बाद चेंज करूंगा, है ना. तो वी डोंट नो द करंट पासवर्ड, एग्जैक्टली सेम थिंग. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन द राइट क्लिक ऑन द दिस पीसी एंड जस्ट क्लिक टू मैनेज मोड. तो मैनेज पे गए, नाउ जस्ट click on the manage and after that just select the local users and groups and just select the users and just open the users and select the user which you want to change the password. Even then you can select the administrator also. So I'm just going to select the user that is cross security and just right click on the user and just click on the set password and just click on that to proceed and you can change the password right now here. ठीक है, डालोगे ओके करोगे, इसका पासवर्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक, so I'm not going to change the password on this machine but still I'm just already told you कि how to change the password which is showing in the Windows 7. This is the same procedure which is working in all Windows versions like Windows 7, Windows 8, Windows 10 या 10.1, 8.1, 7 Ultimate, Professional या जितने भी आपके अलग अलग पार्ट्स हैं सब में सेम प्रोसीजर काम करता है. क्लियर. तो ये था आपका सबसे पहला मेथड जो हमने यहाँ पे क्या किया है, परफॉर्म किया, जिसमें हमने कोई भी अगर सिस्टम आपको इंसिडेंस प्लेस से मिलता है देन आप उसके बाद क्या कर सकते हो, उसका पासवर्ड चेंज करके उसे ऑफ होने से बचा सकते हो ताकि आपको उसको पासवर्ड क्रैक ना करना पड़े. अब देखो एक चीज समझो, अगर हमें पासवर्ड क्रैक करना पड़ा तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, यानी डिवाइस के अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स के आपके जो एक्चुअल उसका स्टेट है वो स्टेट थोड़ा बहुत चेंज जरूर करेगा ऑन द बूट सेक्शन, बिकॉज आप उसमें क्या कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो. तो हम उससे बचते हैं कि हमें ऐसा पासवर्ड क्रैक करने वाला प्रोसीजर ना यूज करना पड़े. तो डायरेक्टली हम पहले चेंज कर देंगे या फिर हम ओएस बाईपासिंग प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, बट स्टिल द प्रोसीजर इज अवेलेबल, सो हमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ही. तो उस प्रोसीजर को भी हम करके देखते हैं कि किस तरीके से आप करोगे. तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज द ऑनलाइन मेथड एंड इट विल शो यू दैट इज द एरर जनरेशन मेथड. ठीक है, तो कैसे करना है लेट्स सी. सबसे पहले आपको जो भी आपकी रनिंग स्टेट मशीन है अगर वो ऑफ कंडीशन में है या ऑन कंडीशन, ऑफ ही होगी डेफिनेटली, तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ. मेरे पास ऑफ कंडीशन में मशीन आई. नाउ जस्ट स्टार्ट अ मशीन एंड अगेन एंड जस्ट प्रोड्यूस एन एरर इन दैट या क्रिएट एन एरर इन द बूट सेक्शन फाइल, यानी कि बूट लोडर फाइल. जब आपका जो बूट मैनेजर जब फाइल्स को लोड करेगा बूट अपनी बूट सेक्शन से फाइल्स को पूरी ओएस को, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देंगे उसकी प्रोसेस में, जिससे क्या होगा वो हमें डायग्नोस पे लेके चला जाएगा, यानी कि हमें किस पे लेके चला जाएगा, ट्रबल शूटिंग पर. ठीक है,
तो जस्ट स्टार्ट द मशीन अगेन व्हेन द कर्सर इज बेसिक। अभी देखो 4 ऑप्शन है, सेव मोड विद नेटवर्किंग, सेव मोड विद कंट्रोल, स्टार्ट नॉर्मली। आई एम जस्ट क्लिक टू स्टार्ट नॉर्मली एंड व्हेन योर मशीन इज बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट बाय द राउंडिंग ऑफ कर्सर, just switch off this machine, power off. So if you have a laptop, just power off the laptop button. If you have a desktop, just switch off the desktop button, right? Okay, so हम एक बार दोबारा ऑन करेंगे उसको, तब तक करना है जब तक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए, ठीक है? तो देखो मेरे में सेकंड टाइम में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दैट इज अ लॉन्च, स्टार्टअप एंड रिपेयर। आपके में सेकंड टाइम में नहीं आएगा, यू नीड टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर 3 to 4 टाइम्स, है ना? 3 से 4 बार कम से कम करोगे, उसके बाद ही ये क्या होगा, आपका रिपेयर मोड पे सेट होगा। बिकॉज विंडोज अपने आप ऑटोमेटिकली उसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करती है डायरेक्टली वन टाइम में। तो आपको रिकमेंडेड ऑप्शन लेना है यहाँ से रिपेयर का, जस्ट क्लिक टू ओके। इट विल टेक फ्यू टाइम, लाइक आपका ज्यादा 5 या 10 मिनट, या फिर सिस्टम के प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है, या रैम के ऊपर भी डिपेंड करेगा कितना स्पेस, कितना टाइम ले रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये आई होप सो कि जल्दी हो जाए। सारे विंडो 7 विंडो 10 में सेम प्रोसीजर होगा ना? ये विंडो 10 में भी सेम चलेगा, विंडो 8 में भी सेम चलेगा, बट थोड़ी सी स्टेप चेंज है। तो जब विंडो 10 का हम करेंगे तो मैं आपको केवल प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स बताऊंगा क्या करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप्स सेम रहेंगी, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि सिस्टम को रिस्टोर करना है, तो मैंने कहा जी नहीं, आई डोंट वांट टू रिस्टोर माय सिस्टम, अदरवाइज ये बैकअप फाइल उठाएगा, उसको रिस्टोर कर लेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कैंसिल दिस प्रोसेस एंड अगेन उसको स्टार्टअप पे रहने देते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग दिवाकर, कई बार क्या होता है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाती है। रीस्टार्ट इन द सेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको क्लोज करके ट्रबल शूट कंप्लीट करके उसको रीस्टार्ट कर देगा। तो इट मींस ये नहीं है कि हमारी वर्क नहीं करी, वी नीड टू ट्राई दिस थिंग अगेन, लाइक 2 से 3 4 बार 5 बार 6 बार यूज करो, बट स्टिल इफ यू आर डूइंग द राइट प्रोसेस तो वो आपको कभी ना कभी रिजल्ट जरूर देगी, ठीक है? ठीक है। तो एक बार में रिजल्ट नहीं मिला तो घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि प्रोसीजर गलत हो गया, ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हैकिंग में जरूरी नहीं है आपका कि कभी भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या हैकिंग टाइम पे आपको रिजल्ट जो है वो कंप्लीटली वन टाइम में ट्रू मिल जाए या आपके पॉजिटिव आउटकम्स आ जाए। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, लाइक जैसे कि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल्स होते थे तो उसके अंदर जब भी हम कोई भी केमिकल्स को मिक्स करते थे, जो ही नहीं होता था कलर सेम आ जाए, रिएक्शन सेम नहीं आते, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा 2 3 4 बार कम से कम। और स्टार्टिंग में तो मे बी कई बार सिंगल टाइम में नहीं होता है प्रोसीजर। और वैसे भी मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है। नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस कंप्लीट हो गई और इसने कुछ भी डिटेल नहीं दी, है ना? और इसने कह दिया इसको रीस्टार्ट के लिए, ठीक है? तो नॉट एन इशू, आप इसको वापस से रीस्टार्ट कर दो। अगेन एक बार दोबारा हमें करना पड़ेगा ये प्रोसेस को। तो रीस्टार्ट हो रहा है, एंड जस्ट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन बाय द क्लोजिंग ऑफ विंडो, रीस्टार्ट दिस मशीन अगेन, repair mode and click OK and just wait. Now just look at here, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, कुछ ऑप्शंस आए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज सेंड ऑप्शन अबाउट द प्रॉब्लम, दूसरा है डोंट सेंड, एंड तीसरा है प्रॉब्लम डिटेल्स। तो जस्ट क्लिक ऑन द प्रॉब्लम डिटेल्स and just scroll down and you just look at here, there is a one file that is a error file.
just click on that file, that is a txt of the error file. Once the file is open, your system is successfully open. Now just go to the file menu and just click to the open. आपको किस पे जाना है, फाइल पे जाना है, क्लिक टू ओपन ऑप्शन. ओपन के बाद जस्ट क्लिक ऑन द कंप्यूटर एंड जस्ट सिलेक्ट द इंस्टॉल ड्राइव, यानी जिसके अंदर आपकी विंडो इंस्टॉल्ड है वो वाली ड्राइव को सिलेक्ट करना है. तो हियर माय ड्राइव इज अ डी, मैंने इसे सिलेक्ट किया. नाउ जस्ट गो टू द विंडोज डायरेक्टरी. अब स्टेप्स चाहो तो आप लिख लो. आपको करना क्या है, सी में जाके या जो भी आपकी इंस्टॉल ड्राइव है उसके अंदर जाके आपको विंडोज डायरेक्टरी में जाना है. विंडोज के बाद आपको जाना है सिस्टम 32 डायरेक्टरी के अंदर. ठीक है, सिस्टम 32 डायरेक्टरी में एंट्री लेके आपको यहाँ पे फाइल टाइप में जाके ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेना है. ठीक, ऑल फाइल सिलेक्ट करने के बाद नाउ जस्ट सिलेक्ट अ फाइल नेम या नाउ जस्ट सर्च अ फाइल नेम दैट इज नेम ऑफ set.hc. क्या फाइल आपको सर्च करनी है यहाँ पे, set.hc. ये set.hc फाइल है क्या, बेसिकली ये समझो. set.hc फाइल या हाइड स्ट्राइक कीज कहलाती हैं या फिर आपकी स्टिकी कीज कहलाती है. इनका काम क्या होता है, जब भी आप अपने शिफ्ट की को, कीबोर्ड के शिफ्ट की को 5 टाइम्स प्रेस करते हो तो ये एक स्ट्राइक कीज को लॉन्च करती हैं, जो कि आपकी set.sc फाइल के थ्रू ही होता है. यानी ये फाइल को फाइंड आउट करता है, नेम को, set.sc कहां पर है, एंड उसका क्या करता है, बेसिकली उसको ये लॉन्च कर देता है उस एप्लीकेशन को. लॉन्च एप्लीकेशन कौन सा है, आपके कीबोर्ड को लॉक करने के लिए होता है. ठीक है, तो हमने करना क्या है, जिस टाइम पे आपका पासवर्ड मांग रहा होता है ना, उस टाइम पे भी ये शिफ्ट कीज काम करती हैं. तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे cmd ओपन करा देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3-4 आ रही हैं, आपके में केवल एक मिलेगी, set.sc. करना क्या प्रोसेस, जस्ट रीनेम दिस set.sc फाइल फर्स्ट. कुछ भी दे दो, तो मैं यहाँ पे 4 तक दे चुका हूँ, तो मैंने 5 दे दिया. नाउ जस्ट सर्च द cmd फाइल. cmd फाइल को सर्च करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन द cmd फाइल एंड द कॉपी ऑफ cmd फाइल एंड पेस्ट इट हियर डायरेक्टली. तो यहाँ पे cmd की एक कॉपी आ जाएगी. इस कॉपी फाइल को रीनेम करो विद set.sc एंड जस्ट क्लिक टू एंटर. तो देखो, अब जब स्टिकी कीज लॉन्च होंगी तो कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होगी, set.sc एंड set.sc पे एप्लीकेशन कौन सा, cmd. दिस इज अवर मेन मोटिव जो हमें करना था, हमने कर दिया. नाउ जस्ट कैंसिल एवरीथिंग, close everything, cancel and just click to finish and सिस्टम को रीस्टार्ट कर दो वापस से. अब नॉर्मल रहने देना, कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. सिस्टम रीस्टार्ट होने दो. सिस्टम रीस्टार्ट हुआ. नाउ अब मैं यहाँ पे जाके कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ. ठीक है, एंटर करता हूँ तो मुझे इनकरेक्ट बता रहा है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस 5 टाइम्स शिफ्ट की बाय माय कीबोर्ड. तो 1 2 3 4 5. नाउ जस्ट लुक एट हियर, स्टिकी की लॉन्च हुई. इसको नो कर देना, यस करो, कीबोर्ड लॉक हो जाएगा. तो जस्ट क्लिक नो एंड द cmd ओपन हो गया. अब cmd में आपको एक कमांड डालनी है, दैट इज अ कमांड ऑफ कंट्रोल स्पेस यूजर. आपने 5 टाइम्स प्रेस क्या किया, क्या चीज, 5 टाइम्स प्रेस क्या किया, हमने 5 टाइम शिफ्ट की को प्रेस किया था. 5 बार शिफ्ट की को प्रेस किया यहाँ पे आके. अच्छा, ओनली शिफ्ट, ओनली शिफ्ट 1 2 3 4 5 ऐसे करके. ओके ओके. ठीक है, तो उससे हमारे पास cmd आ गया, बिकॉज हमने set.sc पे कौन सा एप्लीकेशन सेट किया था, cmd, राइट. तो कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2, दिस इज अ कमांड जो आपको यहाँ पे यूज करनी है. लिख लो चाहो तो इस कमांड को. विद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहाँ है क्वेश्चन मार्क, दे रखा ना विद कंट्रोल यूजर पासवर्ड क्वेश्चन मार्क. 2 है वो, पासवर्ड 2. अच्छा 2 है, 2 है, 2 है, न्यूमेरिक 2 है. ओके 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 2 है. हाँ, वो इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, एक्चुअली वो फुल रूम कर रखा है मैंने उस पे. ओके ओके ओके. ठीक है, तो जस्ट प्रेस एंटर करोगे. एंटर करते ही आपको यूजर अकाउंट्स ओपन कर देगा. ठीक है, यूजर अकाउंट में आपको करना क्या है, अपने यूजर को सिलेक्ट करना है. जस्ट गो टू द रीसेट पासवर्ड, जस्ट चेंज द पासवर्ड. सो आई एम राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अ कैरेक्टर ऑफ 5 स्ट्रिंग. तो मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूं, दैट इज 5 कैरेक्टर्स की. एंड ओके किया मैंने, जस्ट ओके किया. इसको कैंसिल करो एंड दिस टाइम मैंने जो 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग यूज करी थी उसको एंटर किया एंड और पुट करके एंटर किया. नाउ आई एम जस्ट एक्सेसिंग द सिस्टम.
हेलो ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो ये था आपका, किसका था ये हमारा, विंडोज 7 का था, जो हमने पहले प्रोसीजर, अभी विंडोज 7 का एक और प्रोसीजर है, ठीक है, वो भी बताऊंगा, बट वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल कवर करेंगे, ठीक। विंडो 10 का भी? विंडोज 7 और 10 दोनों का, ठीक है। ठीक है। तो बाकी का कल करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ऑफ टुडे क्लास। तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अब हम कल से अपना, जैसे आज हमने प्रैक्टिकल किए वैसे अब हम डेली प्रैक्टिकल क्लास ही करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। यू टू।